नमस्कार, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। पपीता के बाग में कीट रोगों से होता है भारी नुकसान, करे समय पर नियंत्रण। रंगीन फूल गोभी के उन्नत तकनीक से खेती करके कमाए अच्छी आय। फलों में पपीते का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों द्वारा इसे खाने में बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए पपीता की साल भर डिमांड रहती है। लेकिन पपीता के बागों में भी कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिससे बागवान भाइयों को भारी नुकसान होता है। तो पपीता के बाग में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ बीसी अन्नू से। पपीता में लगने वाले प्रमुखतः रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं। लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। पपीता में मुख्यतः जो अभी के समय में रोग देखने को मिल रहे हैं वह है पर्णकुंचन, और इसमें यह एक विशेष तरह का विषाणु की वजह से इसमें ये पपीता में हानि पहुंचाता है। यह जो होता है इसका रोगवाहक सफ़ेद मक्खी होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, सबसे पहला लक्षण इसमें जो नए पत्ते होते हैं उसमें जो है दिखता है, पत्तियां जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती हैं, और इसकी वजह से और ये धीरे धीरे जो है यह रोग पूरे के पूरे पेड़ में फैलता है। और पत्तियां जो है हमारी नई पत्तियां को पर रोग तो फैलता ही है, और अगर पौधे में फल लगे हुए हैं तो फल जो है पूरी तरह विकास नहीं होता फल में, और फल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके निदान के लिए सर्वप्रथम तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा का पूरा बगीचा जो है हमारा वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह से सफाई की हुई हो बगीचे में। और उसके अलावा जो हमारा रोगवाहक है उसके निदान के लिए जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, उसके निदान के लिए हमें जो हम रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं वह कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसका 0.3 ml प्रति लीटर के मात्रा के दर से छिड़काव करें। 2 स्प्रे करें इसका, पहले छिड़काव के 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करें। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। जो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे रोग आता है हमारे पपीते में वह है आपका गलन, पौधा गलन और तना गलन। ये जो रोग होता है यह एक विशेष फफूंद जनित रोग होता है, जिसमें जो है सबसे पहले जो भूमि सतह के निकटतम जो तना होता है पौधे का, वहाँ पर जो है जलीय धब्बा आ जाता है, शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे करके उसको अनुकूल वातावरण मिलने के बाद, तापमान मिलने के बाद वो जो धब्बा है वो पूरे पेड़ में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से जो है फल नहीं लगते, और अगर कभी फल लगे तो वह पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं, तो जिनकी वजह से जो है हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है। और तना जहां से भी जलीय धब्बा की शुरुआत होती है वहां से वो कमज़ोर होने की वजह से पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचती है हमारे पौधे को। हमारे किसान भाइयों को बहुत हानि फेस करना पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा सर्वप्रथम जो है हमें बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए आप किसी भी कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है जब हमारी पौधे
क्यारियां में लग गए हैं, पौधेशाला में हमें जो है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिश्रित जो कवकनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और तनों पर, बगीचे में जो तने हैं उस पर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमारे प्रमुख कीट आते हैं, चूसक कीड़े जो होते हैं, जो हमारे पत्तों को में जो चूसक कीड़े लगते हैं, जैसे कि माहू जिसे हम एफिड भी कहते हैं और सफ़ेद मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं, ये सारे जो होते हैं पत्ते के जो है निचली सतह पर आकर के जो है पत्ते का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्ते जो है ये हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और कई तरह के विषाणु वाले रोग, वायरस जनित रोग भी पैदा करते हैं हमारे पपीते में। जैसे लीफ कर्ल जो अभी जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में, तो उसमें जो है हमें प्रबंधन के लिए खरपतवार मुक्त तो रखना ही चाहिए हमारे खेत को। साथ ही साथ हमें एक स्प्रे करना चाहिए कीटनाशी का, जिसका हम एमिडाक्लोप्रिड कर सकते हैं 17.8 SL, जिसका प्रति लीटर 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। दहिया कीट में क्या होता है कि इसके जो शिशु और वयस्क होते हैं यह चपटे गोलाकार किस्म के होते हैं। इनमें इनका जो शरीर होता है वो सफ़ेद पाउडर की तरह से होता है। यह जो है मुख्यतः शाखाओं में, टहनियों में, छाल में और फलों पर लगते हैं। ये क्या करते हैं कि ये वहाँ जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ से रस चूस करके पौधे को जो है बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। तो इनकी समस्या का निदान करने के लिए ये जब इनके खरपतवार मुक्त होना चाहिए खेत, क्योंकि जब आपका मेन फसल नहीं रहता है आपके बगीचे में या खेत में तो ये खरपतवार पर रहकर अपना जीवन काल आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है हमेशा खरपतवार रहित रखना चाहिए और किसी भी तरह का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशी से, जैसे एमिडाक्लोप्रिड हो गया या थायोमिथॉक्सेम से कर सकते हैं स्प्रे 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो इन सब से जो है आपको निदान पहुंचेगा और आपका जो है पौधा भी रोग और कीट मुक्त होगा। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राज्य में गोभी वर्गीय फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यदि बात रंगीन फूल गोभी की करें तो आजकल ये बाजार में अधिक दामों पर बिक रही है। अगर आप भी अच्छी आमदनी कमाने की सोच रहे हैं तो रंगीन फूल गोभी की खेती करना फायदे का सौदा है। तो आप कैसे करें रंगीन फूल गोभी की उन्नत तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AM अंसारी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो रंगीन फूलगोभी है उसकी खेती कैसे की जाती है, ये क्या होती है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूलगोभी एक्चुअली में फूलगोभी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो हरे रंग का होता है या बैंगनी रंग का होता है या फिर नारंगी रंग का होता है या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं। ये 3 कलर का होता है। आमतौर पर क्रीम कलर का या फिर सफ़ेद रंग का फूलगोभी होता है। लेकिन इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। ये रंगीन फूलगोभी की खेती करने का सारा विधि, सारा तरीका वही है जो फूलगोभी का है। लेकिन एक फ़र्क है किसान भाइयों, और वो ये है कि इसकी खेती आप मुख्य सीजन में ही कर सकेंगे। रंगीन फूल गोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलेपन की तासीर लिए फूल गोभी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब आप बैगनी, पीले, हरे, ऑरेंज रंग की फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में। नर्सरी में आपको विशेष केयर करना होगा। कतारों में नर्सरी आप लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर की कतारों पे लगाएंगे। ऊंचा बेड करके 6 इंच से 8 इंच ऊंचा बेड करके लगाएंगे। बेड की चौड़ाई 1 मीटर ही रखेंगे। लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 5-10 मीटर कुछ रख सकते हैं। और पौधे से जो बीज गिराएंगे सावधानी से गिराएंगे। 2-2 इंच की दूरी पे एक बीज गिरनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर घना बीज गिराएंगे तो फिर पौधे लेंकी हो जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। अगर उसमें अम्लीय है तो अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करना होगा, उदासीन मिट्टी का करना होगा। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें और इसके बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताई कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं।
रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरीके से फूलगोभी की आप करते हैं, और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। उसके अलावे नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। इसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मुख्य खेत में रोपाई से पहले अपने खेतों में डाल देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि आपको जब आप खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी 2 खुराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर 30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कुड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें डछो या कुदाल से जो आप उसमें भुरकाव करेंगे, अर्थिंग अप करेंगे, उस समय देना पड़ेगा। अब वेराइटी का जो चयन करेंगे, प्रभेद का चयन करेंगे, वो कौन सा करेंगे, तो इसके बहुत सारे प्रभेद हैं, रंग के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रमुख वेराइटी जो पूरे दुनिया के बाज़ारों में है उसमें रोमानेस्को वेराइटी है, ओर्डा है, अलवर्दा है, ग्रीन गॉडेस है, वेरोनिका है, मिनरेट है, ऑरेंज बुके है। ऑरेंज बुके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये रोमानेस्को है, ये एक्चुअली में ब्रोकली और फूलगोभी का क्रॉस करके बनाया गया है हाइब्रिड, तो ये ग्रीन कलर का होगा, जाहिर सी बात है। ग्रीन गॉडेस है, ये ग्रीन कलर का होगा। इसके अलावा पर्पल केप, जो पर्पल एकदम बैंगनी की तरह पर्पल कलर का आएगा, बैंगनी का एकदम बैगन का जो रंग बैंगनी होता है ना, वायलेट, वो आएगा। ग्राफिटी करके वैरायटी है, सिसिलियन वायलेट है, वायलेट क्वीन है। तो ये सब प्रभेद को आप लाके आप अपने खेतों में इसकी नर्सरी बुआई करें और लगा सकते हैं। पौधों के खेत में प्रतिरोपण करने के पहले 1 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद पौधे को खेत में लगाएं। और फूलगोभी के जिस तरीके से कतारों में लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। रंगीन फूलगोभी में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो विटामिन ए मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान भाई मछली पालन करते हैं, उन्होंने बीते महीनों में मछलियों का संचयन तालाबों में किया होगा, लेकिन सही प्रबंधन के अभाव में मछलियां कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं और मरने लगती हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर उनकी रोकथाम कैसे करें, तो इस बारे में जानकारी दे रही है मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्कार मत्स्य किसानों, आज के कार्यक्रम में आप लोगों को हम बताएंगे कि मछली पालन हेतु कभी कभी बहुत सारे आप रोगों के सामना करना पड़ता है। मछली पालन के समय पर मछलियों में रोगों का भी बहुत सारा देखा जाता है कि इस समय मछली रोगग्रस्त होते हैं। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसको एक लक्षण हम लोग कहते हैं कि आपके तालाब में मछली का अलग अलग तरीके का रोग शायद आ चुका है। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बेहद से रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोग ग्रसित कर देते हैं।
जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। तो अब रोगों के बारे में अगर हम बताते हैं तो पहले शुरू करते हैं बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु रोग। जब आपके मछलियों में पंख या सर गलने लगेगा, अगर आपके शरीर में धीरे धीरे कुछ घाव जैसे कि उजला रंग का कुछ पैचेस आने लगेंगे और उसके साइड में आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का एक हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहा है, तो उस तभी आप जीवाणु रोग आना शुरू कर चुका है। तो प्रबंधन के लिए आपको बिना बुझा हुआ चूना अगर आपके पास है तो उसको आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर आप उसको अप्लाई कीजिए और 7 दिन के अंतराल में आप ब्लीचिंग पाउडर आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए 0.5 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में। अगर ऐसे आप उपचार करते हैं स्टॉक मतलब मछली स्टॉक करने के बाद, बैक्टीरिया जितना भी रोग है तो वो कम होगा। साथ ही साथ आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप OTC यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी आप बिल्कुल अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। खाने के दौरान जब आप खाना देते हैं तो वहाँ पर आप प्रति किलो बायोमास के हिसाब से 20 से 25 मिलीग्राम आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का दवाई अगर छिड़क देते हैं, या फिर फ्यूराजोलिडोन जो कि 30 mg प्रति किलो, या फिर और भी अलग अलग एंटीबायोटिक जो भी दुकान में अवेलेबल है वो अगर आप डालते हैं तो बैक्टीरिया रोग से आप मुक्त पा सकते हैं। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। लोग ज़्यादा खाना दे देते हैं तो ज़्यादा खाना देने के कारण में नीचे स्तर में वो एक डेट्रिटस फॉर्म हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक काला एक स्तर पड़ जाता है और उससे क्या होता है, बहुत ही खराब गैसेस निकलते हैं और H2S फॉर्मेशन होता है। इसी तरह पानी का आपका जो गुणवत्ता है वो खराब होता है। तो इसी तरह अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है अंतः जिला बारा के किसान महेंद्र सिंह ने। आप लहसुन की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो महेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं देखता हूँ पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लहसुन का क्षेत्रफल ज़्यादा लगता है, जैसे आप ले लीजिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। अब उसके लिए हम लोग एरिया वाइज देखेंगे कि हमारा जैसे कि राजस्थान में G282 और G50 ये 2 प्रजाति ऐसी हैं कि जो हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात जो कि सभी जगह काफ़ी अच्छा ये रेस्पॉन्स देती हैं। किसान भाइयों, लहसुन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में इसके कंदों का विकास नहीं हो पाता है। मृदा का pH मान 6 से 7 उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो तो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई 1 बार मिट्टी पलट हल से और 1 बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब आइए बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए आप खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर करें। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा की जांच नहीं करवा पाते हैं, तब वह 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिन पहले ही खेत में अच्छी तरह मिला दें।
इसके अलावा यूरिया 175 किलोग्राम, DAP 109 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय प्रयोग करें। शेष यूरिया की आधी मात्रा को 30 से 40 दिन की खड़ी फसल में प्रयोग करें। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में लहसुन की खेती के लिए 400 से 500 किलोग्राम स्वस्थ कलियों की जरूरत पड़ती है और फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए आप बुआई से पूर्व कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम कलियों को उपचारित करें। इसके बाद ही कलियों की बुआई करें। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।